हेलो दोस्तों, यह मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5वां है। टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन। हम यह सीरीज लगातार कर रहे हैं और आप सभी का इसमें प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं, बट बहुत सारे दोस्त अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते चलें। यहाँ पर आपको एसएससी एग्जाम के लिए जीके मिलती रहेगी। इसके अलावा रेलवे एग्जाम और जो भी वनडे एग्जाम होंगे उन सबके लिए यहाँ पर जीके मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पीडीएफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी समय समय पर करवा सकते हैं। व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को, उसमें भी पीडीएफ मिलेगा आपको, वैकेंसी नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और इसके अलावा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री मॉक से कोर्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्यूबी जो है उनका पीडीएफ भी मिलेगा ऑफिशियल का। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं अपलोड करता चल रहा हूँ। ठीक है, मैं सारा ही मैनेज ही कर रहा होता हूँ और मेरा नाम अमरीश पटेल है। ठीक है, तो देखो, अगर आप चाहते हैं इन क्लासेस का थोड़ी सा जल्दी एक्सेस, तो आप रैंक अप पीवाईक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल है, PYQ50 PYQ50 नाम से आपको कूपन कोड यूज करना है और यह बैच जो है आपको 149 का मिल जाएगा। सबसे पहली बात, आप अगर यह बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। बट आपको, मेरा मानना है, प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर आपको प्रैक्टिस क्लासेस लगातार मिलेंगी, साथ में सॉल्यूशन के रूप में आप वीडियो देख सकते हो, तो बेहतर होगा। आप 1 घंटे में अच्छे से सॉल्यूशन देखो, लेकिन पहले उसके पहले आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, बाद में सॉल्यूशन देखो, वीडियो देखो, तो बहुत अच्छा रहता है ये सिस्टम। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट है, सारी चीज़ें अभी। और जैसे आज तो 16 तारीख है, तो आज अगर आप आज ही परचेज करते 16 तारीख को, सो आपको ये और भी सस्ता मिल सकता था। आपको सिंपल है 1PYQ70 एक कूपन कोड यूज करना था। बट अब तो जब आपको ये लेक्चर मिलेगा तब तक तो हो चुका होगा सारा कुछ एंड। ठीक है, तो अब ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, तो बड़ा सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाना है, इंस्टॉल करना है। इसके अलावा पैड को सेक्शन में जाओगे, आप यहाँ पर एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करोगे, एक्सप्लोर करोगे, और यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, डेमो के रूप में भी प्रैक्टिस लगाकर भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया के लिए भी बहुत सारे दोस्तों के आए थे, तो मैंने उनको बोला हुआ था कि हम रक्षाबंधन से पहले अपलोड करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं उस पर लगा हुआ हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पर अपलोड होने लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि बंगाल का विभाजन में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन में हुआ था मतलब कब हुआ था बंगाल का विभाजन, वो आपको बताना है। 1905 में, 1901 में, 1915 में या 1911 में। तो देखो, जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में कब? तो लॉर्ड कर्जन एक व्यक्ति थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि जुलाई 1905 में, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की हुई थी। ठीक है, और यह जो लागू हो गया था, तो लागू जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। ठीक है, तो इस तारीख को जो है वो लागू हुआ था। ठीक, और बंगाल जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो पश्चिम बंगाल जो कि हिंदू बहुल था, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और दूसरा था पूर्वी बंगाल, मतलब जो कि मुस्लिम बहुल था, जैसे असम और वर्तमान बांग्लादेश हो जाएगा। सो इसको जो है, मतलब जैसे कह सकते हो आप, तो बंगाल को जो है, बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया था। दो भागों में कौन कौन से? तो एक तो पश्चिम बंगाल था जो वर्तमान में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और दूसरा था जो, वो था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर कौन कौन से हिस्सा आते थे? तो पश्चिम बंगाल के अंदर तो एक तो पश्चिम बंगाल ही आता था। ठीक है, पश्चिम बंगाल ही आ रहा है कुछ हिस्सा उसका। दूसरा आ रहा है उड़ीसा आ रहा है। उड़ीसा के अलावा कौन सा आ रहा है? बिहार आ रहा है। ठीक है, और वहीं पर ये जो है, तो असम आ रहा है, और वर्तमान में बांग्लादेश है, जो असम और वर्तमान का जो है बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश, ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। और यह विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो कलकत्ता के स्थान पर जो है वो दिल्ली को जो है, कलकत्ता के स्थान पर जो है दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत? तो वो आपको अधिनियम बताना है कि कौन सा अधिनियम था। तो जो अधिनियम था वो था मार्ले मिंटो का अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत जो है वो उसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1999 का जो है, तो 99 का मतलब 1909 का। तो इसकी जगह पर जो है कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। और इसी के समय पर मतलब जो है बाद में जो है 1911 में जब राजधानी घोषित कर दी गई, तो 1911 में जो है तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान जो है किंग जॉर्ज पंचम ने जो है इसकी औपचारिक घोषणा की हुई थी। तो जो तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन होगा, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दरबार का आयोजन हुआ। और इसी आयोजन में जो है एक औपचारिक घोषणा की हुई थी। किसने? किंग जॉर्ज पंचम ने। तो किंग जॉर्ज पंचम ने किस बात की औपचारिक घोषणा की हुई थी? कि जो कलकत्ता से है दिल्ली को राजधानी बनाने की औपचारिक घोषणा की थी। किंग जॉर्ज पंचम ने औपचारिक घोषणा की, औपचारिक घोषणा की। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया अधिकारक कारण क्या है? तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया अधिकारक कारण क्या है? सेना की आसान आवाजाही, या चरमपंथी गतिविधियों पर लगाम लगाना, आर्थिक प्रगति या प्रशासनिक सुविधा। तो जो मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जो अभी मैंने बताया था पहले प्रश्न में, तो इस दौरान जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका कुछ कारण तो दिया होगा। तो उन्होंने कारण दिया हुआ था कि जो बंगाल है, बंगाल प्रांत है, वो बहुत बड़ा है और ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग है। और जनसंख्या के हिसाब से देखा गया तो 78 लाख के आसपास थी जनसंख्या, तो अपने आप में बहुत बड़ा था। तो प्रशासन करना थोड़ा सा कठिन था। एक ही जो ये तर्क था वो अंग्रेजों का तर्क था। तो उन्होंने बताया था कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से जो है हम इसका विभाजन कर रहे हैं। हालांकि इनका जो वास्तविक उद्देश्य था वो था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो है वो फूट डाली जाए और जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे हैं उसको कमजोर किया जाए। और यह जो एक प्रकार से नीति का हिस्सा था, तो एक फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा था। तो लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनवाया था? तो विनायक सावरकर ने जो है वर्ष 1904 में किस नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा, अभिनव भारत या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो विनायक दामोदर सावरकर थे, वीर सावरकर जिनको बोला जाता है, तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो है 1904 में, जो 1904 में गणेश सावरकर के साथ मिलकर, कौन इनके भाई थे? गणेश सावरकर, इनको सावरकर ब्रदर भी बोला जाता है। तो गणेश सावरकर, सावरकर, तो दोनों ने मिलकर जो है अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया हुआ था। और इसे ही जो अभिनव भारत सोसाइटी है ना, इसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सावरकर बंधु ने जो है 1899 में मित्र मेला का आयोजन किया हुआ था। ठीक है, 1899 में इन्होंने ही 1899 में 1899 में मित्र मेला का आयोजन किया हुआ था। मित्र मेला का आयोजन किया था। ठीक है, और तो इसलिए बाद में ही जो मित्र मेला थी ना, तो 1899 में ही, 1899 में जब इसका गठन हुआ तो इसको 1904 में जो है अभिनव भारत सोसाइटी के साथ विलय कर दिया गया था।
और अन्य संगठनों की स्थापना जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो है 1924 में कानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी 1924 में। नौजवान भारत सभा जो है, नौजवान भारत सभा है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में हुई थी 1926 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में हुई थी। 1939 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी 1939 में? पश्चिम बंगाल में। किसने की हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर, अभिनव भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया था, बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए किया गया था? कब 1902 में कहा था ये? तो एनी बेसेंट ने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो देखो, ए एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट ने कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया, बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया था। जस्ट मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो जैसे सामान्य तौर पे अंग्रेज कहते हैं, जो साम्राज्यवादी लेखक हैं, तो साम्राज्यवादी लेखक अक्सर कहा करते हैं कि हमने भारत के विस्तार विकास के लिए, जो भारत के अंध नंगे भूखे नंगे लोग थे, हमने उनके एक प्रकार से कह सकते हैं समझ बढ़ाने के लिए, जो कह सकते हो कि ये लोग नादान थे, ये लोग ने कुछ नहीं जानते थे, दास प्रथा टाइप की थी, तो इनका यही कहना था। तो इनका था कि कम समझदार लोग थे, तो हमें इनको समझदार बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो एनी बेसेंट ने उसी पर तर्क गढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि वो भारत के लाभ के लिए आए थे, बल्कि जो विजेता थे, जैसे जो अंग्रेज थे, जो विजय करके आए थे भारत पर, उनके लाभ के लिए शासन कर रहे थे वो। तो ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा हुआ था। ठीक है, अब एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट के बारे में बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, बाद में अध्यक्ष भी बनी हुई थी। इन्होंने होम लीग की स्थापना भी की थी 1916 में, और 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। कौन? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के बारे में पहले ही बता चुका था। सरोजिनी नायडू के बारे में एक तथ्य आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दो आप, ये वाला। ठीक है, अगर सरोजिनी नायडू के बारे में आपने एक भी तथ्य अगर कमेंट सेक्शन में बता दिया, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में रिकॉल करके, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी चीजें पढ़ाई हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस से मुझे फॉलो किया होगा, देन आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। तो सरोजिनी नायडू के बारे में एक कथन अगर आपने बता दिया, एक भी तथ्य, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के हिस्से शामिल थे? तो अभी भी मैंने बताया था कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश। तो ऐसे कुछ हिस्सा थे। कौन कौन? पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश के हिस्से शामिल थे। टोटल अगर देखा जाए पूरा का पूरा वर्तमान में जो देखा जाए, तो वर्तमान में अगर देखा जाए कौन कौन सा, तो जैसे वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके अलावा कौन था? तो इसके अलावा बिहार था। बिहार के अलावा कौन था? तो बिहार के अलावा उड़ीसा था। उड़ीसा था। और कौन सा था उड़ीसा के बाद? तो वर्तमान में जो है असम हो गया। और असम के बाद कौन सा हो गया? तो कह सकते हैं बांग्लादेश हो गया, यानी कि पूर्वी बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 5 हिस्से थे। तो इसमें से कौन सा बताना है किस राज्य के हिस्से शामिल थे? तो उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं था। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ भी शामिल नहीं था। यहाँ पे बिहार उड़ीसा शामिल था। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो बिहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शामिल नहीं था। तो कुल मिला के इस तरीके से आप कह सकते हो इसको। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बाकी चीजें मैं बता ही चुका हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किसने 1905 में एम.जी. रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की हुई थी वो बताना है आपको। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो 1905 में एम.जी. रानाडे की मदद से जो है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। किसने की हुई थी वो आपको बताना है। तो देखो, जब महादेव गोविंद रानडे ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ इसकी स्थापना, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है, कहाँ पर की हुई थी? पुणे में की हुई थी। किसने मिलकर? आप कह सकते हो आप गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर हुई थी स्थापना इसकी। ठीक है, और इस संगठन का जो उद्देश्य था वो था कि राष्ट्रीय सेवा के लिए जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको तैयार किया जाए किसी प्रकार के लिए, कि जो राष्ट्रीय सेवा में समर्पित हो सकते हैं। ठीक है, अब जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था 1905 में हुआ था,
तो उसके दौरान इसकी अध्यक्षता भी की हुई थी। तो इन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की हुई थी। इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता की हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसी जो बनारस अधिवेशन में है स्वदेशी और बहिष्कार बहिष्कार आंदोलन जो है उसका आह्वान किया हुआ था, या स्वीकार किया गया था, ये भी कह सकते हो आप। तो आंदोलन का आह्वान भी किया गया था, ये भी कह सकते हो आप, आह्वान भी किया गया था। अब महात्मा गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया हुआ था? जो बंगाल विभाजन का कदम है ना उसका समर्थन किया हुआ था, तो किस पार्टी ने किया हुआ था आपको बताना है। कौन सी पार्टी आपको लगता है, कौन सी पार्टी होनी चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होनी चाहिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तो स्थापना ही नहीं हुई थी इस समय तक, ठीक है। एक तो ये चीज हो जाएगी। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में समथिंग हुई थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, ये तो होगा नहीं। इसकी स्थापना हो गई थी बंगाल विभाजन के समय पे, तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। अब इसी ने ही इसका समर्थन किया हुआ था, किसने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हो जाएगी। दूसरा, अब ढाका में हो गई थी, किसने स्थापना की हुई थी वो देखो सबसे पहले। तो नवाब सलीमुल्लाह थे, नवाब सलीमुल्लाह हो गए, ठीक है। इसके अलावा कौन है? आगा खान तृतीय हो गए, आगा खान तृतीय हो गए। आगा खान तृतीय के अलावा कौन हो गए? सैयद अमीर अली हो गए, सैयद अमीर अली हो जाएंगे, सैयद अमीर अली हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आगा खान, पहले पहले जो अध्यक्ष थे वो आगा खान थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, जो 1905 में हुआ था। मुस्लिम जो बंगाल विभाजन है ना, जो 1905 में हुआ था, इसका जो है वो समर्थन उन्होंने किया हुआ था, ठीक है। और इससे जो है पूरी बंगाल का जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो अलग हो गया था। और बाद में ही जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, इन्होंने जो मांडले मिंटो सुधार हुआ था, मांडले मिंटो सुधार हुआ था, मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र है उसका भी इन्होंने समर्थन किया हुआ था, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सुधारों का भी समर्थन किया हुआ था इन्होंने, ठीक है। और 1940 में जो लाहौर प्रस्ताव आया था, तो मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य था पाकिस्तान, उसकी भी मांग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम की हुई थी। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां, कि 1908 में और प्रफुल्ल चाकी ने एक किसने मिलकर, मतलब प्रफुल्ल चाकी और कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी और कौन थे वो यहाँ पर नाम लिखना है। एक गाड़ी पर बम फेंका जो उनके अनुसार मुजफ्फरपुर के आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड द्वारा कब्जा की गई थी। तो उस गाड़ी पर बम फेंका हुआ था, कौन थे वो? तो भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, राजगुरु थे, जितेंद्र नाथ बोस थे। तो इस समय जो थे वो कौन थे? खुदीराम बोस जी थे, खुदीराम बोस जी थे। अभी 2 से 3 दिन पहले कह सकते हो आप, 10 अगस्त के आसपास या 8 अगस्त के आसपास, 8 या 9 अगस्त, 9 अगस्त को खुदीराम बोस जी की जो है वो जयंती थी, ठीक है। तो 1908 में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है मुजफ्फरपुर के जो जंग जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया हुआ था। हालांकि गलती से उनकी जो बम फेंका था वो 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी। और यह घटना जो है कह सकते हो जो जो ये घटना हुई थी, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, इसको जो है अलीपुर बम षड्यंत्र या मणिटोला बम षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो अलीपुर बम षड्यंत्र, बम षड्यंत्र, या मणिटोला, मणिटोला बम षड्यंत्र, बम षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है इसको, ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी ने जो है पकड़े जाने पर क्या थी? आत्महत्या कर ली थी। और इनको जो है खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इसको खुदीराम बोस जी को कब फांसी दी गई थी, यानी कि 11 अगस्त
1908 को, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी और वे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी शहीदों में से एक थे। ठीक है, तो इन्होंने किसने कब गवाही दी हुई थी, तो कनाई लाल दत्ता ने जो है उस गवाह को मार डाला था जिन्होंने बम फेंकते देखा था। मतलब कनाई लाल दत्ता थे, उन्होंने अच्छा गवाह नहीं दिया था उन्होंने, सॉरी फॉर दैट। मतलब जो कनाई लाल दत्ता थे ना, उन्होंने उस गवाह को ही मार डाला था जिन्होंने इस बात को मतलब जस गवाही दी हुई थी खुदराम बोस के लिए कि उन्होंने मतलब बम फेंका हुआ है। तो कनाई लाल दत्ता ने उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी थी। तो कह सकते हो कि कनाई लाल दत्ता भी एक प्रकार से हमारे लिए क्रांतिकारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? तो स्वदेशी आंदोलन को जो है आंध्र प्रदेश राज्य में क्या कहा गया था? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको बताना है आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था, ये बताइए। गदर आंदोलन कहा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया था, या खिलाफत आंदोलन कहा था, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था? तो देखो इसको जो स्वदेशी आंदोलन को कहा गया था वो कहा गया था वंदे मातरम आंदोलन। कौन सा? वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो अब जो वही है ना कि कौन सा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, और ये आंदोलन जो है जो वंदे मातरम आंदोलन है ये 1907 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। कब? 1907 में प्रारंभ हुआ था। अब इस आंदोलन को जो प्रभावित किया हुआ था, तो विपिन चंद्र पाल ने जो है 1907 में विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम की यात्रा के दौरान कह सकते हो इस आंदोलन को प्रभावित किया हुआ था। और इसी आंदोलन का वही उद्देश्य था जो कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का था। एक तो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो और स्थानीय या देसी वस्तुओं को बढ़ावा दो, इसको स्वीकार करो। ठीक है, अब वंदे मातरम किसने लिखा हुआ था? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी, कनाई धार लेन कलकत्ता में की गई थी, या बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता में की गई थी? तो जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की हुई थी वो हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। और इसी बैठक में, जो कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक हुई थी, इसी बैठक के दौरान जो है बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है, और यह जो आंदोलन हुआ था ना, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये जो था बंगाल विभाजन जो 1905 हुआ था उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अभी मैंने तारीख बताई थी आपको, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था, लागू हुआ था। और उस दिन जो 16 अक्टूबर है, इसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है राखी बंधन उत्सव का आयोजन भी किया हुआ था यहाँ पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है यहाँ पर राखी बंधन उत्सव का आयोजन किया हुआ था। राखी बंधन उत्सव का आयोजन किया हुआ था, आयोजन किया था। ठीक है, तो एक चीज हो जाएगी। और इस आंदोलन में जैसे कह सकते हो आप बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ऐसे प्रमुख नेता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सोहन सिंह भागना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो जो सोहन सिंह भागना थे और जो हरदयाल, लाला हरदयाल थे कह सकते हो आप। ठीक है, और बरकतुल्लाह थे, परमानंद जी थे, करतार सिंह सरावा जी थे। तो ये सारे लोग जो हैं वो किस सभा से जुड़े हुए थे या किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी और भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। उसके प्रमुख संस्थापकों में से लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना,
बरकतुल्लाह, परमानंद, अवतार सिंह सरामा शामिल थे। ठीक है, और गदर पार्टी ने एक पेपर यानी कि अखबार की शुरुआत की हुई थी। तो गदर नामक अखबार की शुरुआत की हुई थी। गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में सशस्त्र विद्रोह लाकर ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी वो स्थापना आपको बताना है अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में। अभी हाल ही में आपसे बात बताई भी थी कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई जो थे गणेश सावरकर, दोनों ने मिलकर की हुई थी। कब की हुई थी? 1904 में की हुई थी। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। कितने में? 1904 में स्थापना हुई थी। 1904 में स्थापना हुई थी। फिर से लिख देता हूँ, 1904 में स्थापना हुई। ठीक है, और किसने की हुई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर और इसके अलावा गणेश सावरकर, तो दोनों ने मिलकर की हुई थी। विनायक दामोदर और गणेश सावरकर ने। लेकिन कहाँ पर की हुई थी? बॉम्बे प्रांत में स्थापना की हुई थी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संगठन का स्थापना की हुई थी। ठीक है, बाद में 1904 में जो है 1904 में इन दोनों को मिला दिया गया, मतलब मित्र मेला और एक और सोसाइटी थी, दोनों को मिला दिया। मतलब तो इसको मतलब अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो अभिनव भारत सोसाइटी के साथ मिला दिया था मित्र मेला संगठन को। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी के साथ मिला दिया था। ठीक है, और यह संगठन जो है यंग इटली जो थी, इटली का एक संगठन था, उसके संस्था से प्रेरित रहा है। ठीक है, इसको जो है यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव सोसाइटी को जो है यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इससे क्रांति मतलब इस का उद्देश्य जो था वो था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सचिंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? इस वर्ष में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की हुई थी। 1913 में, 1929 में, 1925 में और 1920 में। तो आपको ये बताना अनुशीलन समिति की जो है एक शाखा की स्थापना की हुई थी। तो देखो, अनुशीलन समिति की जो एक शाखा की स्थापना की हुई थी वो सचिंद्र नाथ सयाल ने की हुई थी। कब की हुई थी? 1913 में की हुई थी। 1913 में की हुई थी। कहाँ पर? पटना बिहार में की हुई थी। 1913 में पटना बिहार में की हुई थी। अब अनुशीलन समिति की जो स्थापना कब हुई थी? तो जो अनुशीलन समिति की मूल स्थापना हुई थी ना, मूल स्थापना वो 1902 में हुई थी। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति की मूल स्थापना 1902 में हुई थी। 1902 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। बंगाल में हुई थी। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है, सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे, तो इन्होंने एक बुक की रचना की हुई थी, बंदी जीवन। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है और इसको पढ़ना जरूर चाहिए आपको, बंदी जीवन को। तो इनकी बुक का नाम था बंदी जीवन। बंदी जीवन इनकी बुक का नाम है। ठीक है, और सान्याल ने जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA है उसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, तो 15 का जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे? स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अश्विनी कुमार दत्त। तो कौन जुड़े हुए थे? स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे। तो स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए थे वो थे अश्विनी कुमार दत्त। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। तो 1905 में, मतलब इसके अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है वो अगस्त 1905 में की थी। मतलब काफी सारी स्थापना हुई थी। अगस्त 1905 में हो गई थी स्वदेश बांधव समिति की स्थापना।
कहाँ पर हुई थी? अश्विनी कुमार दत्त ने तो की हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बारिशाल, बारिशाल, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। और इस संगठन की स्थापना जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने और बारिशाल के जो मुस्लिम किसानों के विरोध करने के लिए की गई थी, ठीक है। 1908 में जो है, मतलब जो ये समिति थी, इसको बारिशाल समिति बोलते हैं, स्वदेश आंदोलन समिति को। तो 1908 में इस समिति पर जो है कह सकते हो प्रतिबंध लगा दिया गया। इस समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था, लगा दिया गया था, ठीक है। और अश्विनी कुमार दत्त जो है बंगाल के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका जो आंसर सही है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। 20वीं सदी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थे? तो अनुशीलन समिति जो है वो किस भाग में सक्रिय थी वो आपको बताना है। मद्रास, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे। तो अभी भी मैंने बताया हुआ था कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1902 में हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। ये मैंने आपको अभी बताया हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी, 1902 में हुई थी। बंगाल में अभी कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो संस्थापक रहे, तो संस्थापक आप जरूर जान लो, आप लोग संस्थापकों का नाम पता होना चाहिए आप। संस्थापक में कौन आ जाएगा? सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु। इसके अलावा जतेंद्र नाथ बनर्जी, जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इसके बाद वरेंद्र कुमार घोष, वरेंद्र कुमार घोष, ठीक है। तो वरेंद्र कुमार घोष थे। और यह जो संगठन था वो बेसिकली अरविंद घोष जो थे उनके विचारों से प्रभावित था। अब इसने जो है कह सकते हो जो अनुशीलन समिति है, तो अनुशीलन समिति ने एक एक मतलब कह सकते हो समाचार पत्र का प्रकाशन किया हुआ था। तो समाचार पत्र था इनका, समाचार पत्र का नाम था युगांतर, युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया हुआ था। और इसका भी वही उद्देश्य था कि जो मैंने बताया हुआ था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। 1913 में जो सत्येंद्र नाथ सयाल ने जो है पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना भी की हुई थी। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1906 में हुई थी? तो 1906 में किस संगठन की स्थापना हुई थी वो आपको बताना है। अखिल भारतीय भारत हिंदू सभा, अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, भारत सेवक समाज, पारसी धार्मिक सुधार संघ। तो देखो जो अभी मैंने बताया हुआ था कि जो मतलब कह सकते हो सबसे 1906 में जो है स्थापना हुई थी वो मुस्लिम लीग की हुई थी, दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1906 में। तो बेसिकली जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है ना, इसकी स्थापना की वजह भी सबसे बड़ी थी कि कई सारे जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा उन लोगों पर आरोप लगाए गए थे। तो सामान्य तौर पर इनकी नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो इस तरीके से तो मुस्लिमों के लिए उन्होंने एक संगठन के लिए बोला हुआ था कि मुस्लिम्स भी एक संगठन स्थापना करना चाहिए। तो उसी से जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग निकल कर आई थी। अंततः कह सकते हो कि एक जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हो गया या जो कांग्रेस हो गया, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में फूट डालने का जो सबसे ज्यादा काम किया था वो अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया हुआ था कि दिसंबर 1906 में जो है किस किसने स्थापना की हुई थी? नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान तृतीय और सैयद अमीर अली, इन तीनों ने मिलकर जो है मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की हुई थी। अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना जो है 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। कुंभ मेला जो हरिद्वार है उसमें मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हो आप यहाँ पर जो भारत सेवक समाज है, भारत सेवक समाज का इंग्लिश अगर आप देखोगे ना तो आप अब हिंदी में तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है इसको। भारत सेवक समाज जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया
सोसाइटी, इसको बोला जाता है भारत सेवक समाज। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी। और पारसी धार्मिक सुधार संघ जो है, इसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1851 में हुई थी। किसने की हुई थी? खुर्दुनजी नौरोजी और एस एस बंगाली ने के द्वारा की हुई थी। किसने? इसके बारे में मैंने चर्चा भी की हुई थी, चर्चा पिछली क्लास में ही की थी। खुर्दुनजी खुर्दुनजी नौरोजी और एस एस बंगाली के द्वारा, एस एस बंगाली के द्वारा। अच्छा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की हुई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले दो के द्वारा की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो कुल मिला के ये सारी स्थापनाएं हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव या जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता? तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। तो जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता थे, सेनगुप्ता भी बोला जाता, वो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो एक एक प्रकार के कह सकते हैं प्रसिद्ध वकील थे। और इन्होंने जो है मतलब क्या किया हुआ था, अदालत में जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बचाव किया हुआ था। ठीक है, और ये जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता जो थे 1931 में कलकत्ता के मेयर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। कलकत्ता के मेयर के रूप में कार्यरत रहे, कार्यरत रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों लोग हो गए। तो इन्होंने जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी 1929 में या 27 में, कब की हुई थी ये कमेंट सेक्शन में बताओ भाई जरूर, मुझे थोड़ी सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें HSRA की स्थापना में। ये तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ इसके बारे में, HSRA की स्थापना, क्योंकि HRA इसके पहले स्थापना हुई थी HRA की, तो HRA के बाद हुई थी HSRA। तो HSRA के बारे में बताओ थोड़ी सी जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कि कब स्थापना हुई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी, किस जेल में दी गई थी? चटगांव, बारिशाल, मुजफ्फरपुर, अलीपुर, किस जेल में मतलब इनको फांसी दी गई थी? तो आपको क्या लगता है कहाँ पर होनी चाहिए? तो मुजफ्फरपुर जेल में होनी चाहिए फांसी, क्योंकि उन्होंने जो है मुजफ्फरपुर के जज जो था किंग्सफोर्ड की हत्या की हुई थी। तो उनका जो क्षेत्रीय जो है वो मुजफ्फरपुर आ जाएगा। तो मुजफ्फरपुर कांड में इनको हत्या हुई, मतलब इनको जेल हुई थी और यहीं पर फांसी भी इनको दी गई थी। तो खुदीराम बोस जी को जो है फांसी कब दी गई थी, तारीख कब थी? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब इन्होंने मतलब एक तो खुदीराम बोस जी मिल थे और दूसरे कौन थे 1908 में जो है, 1908 में जब ये मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, अलीगढ़ कांड हुआ था, मड़कटोला कांड भी हुए थे, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन थे? खुदीराम बोस जी, राम बोस जी, और कौन शामिल थे? और थे प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जो है जज जो है किंग्सफोर्ड की हत्या की हुई थी। कौन? मुजफ्फरपुर के जज, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड की हत्या की थी। ठीक है, लेकिन गलती से क्या हुआ था, तो अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी इसको। अब क्या जाना जाता है इसको, इस घटना को जो है अलीपुर बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, एक मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? तो कौन थे जो केसरी के संपादक हैं? ये मराठी में था। ठीक है, तो इसके जो संपादक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र कह सकते हो, केसरी और एक मेहरत्ता, मतलब जो अंग्रेजी में थे, इनका प्रकाशन किया हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है कह सकते हो बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में भूमिका निभाई थी। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है 1884 में हुई थी। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सोसाइटी की स्थापना में भूमिका निभाई थी, की स्थापना में भूमिका
निभाई थी। तो एक चीज हो जाएगी। और इनकी रचनाएं थी जो, मतलब बाल गंगाधर तिलक की कुछ रचनाएं थी। सबसे पहले अगर रचनाएं देखी जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रचनाएं, बाल गंगाधर तिलक की रचनाएं। तो रचनाएं कौन कौन सी थी वो देखो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो द आर्किटेक्ट होम इन दी वेदाज, द आर्किटेक्ट द आर्किटेक्ट होम इन दी वेदाज, होम इन दी वेदाज, ठीक है। दूसरी थी जो, वो थी गीता रहस्य, गीता रहस्य। तीसरा जो था वो था द ओरियन, द ओरियन। तो ये कुल मिला के रचनाएं थी, ठीक है। अब वैलेंटाइन रोल ने जो अपनी पुस्तक जो थी, उनकी वैलेंटाइन रोल की एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, उन्होंने में जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया था इन्होंने। अब बिपिन चंद्र पाल ने एक पत्रिका प्रकाशित की हुई थी, न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया हुआ था बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है। इसके अलावा लाला लाजपत राय थे, इन्होंने जो है दुखी भारत और युवा भारत जैसी पुस्तकों की रचना भी की हुई थी इन्होंने। कौन सी? दुखी भारत और युवा भारत, ठीक है। तो इन पुस्तकों की रचना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो आपको क्या लगता है किसने बनाई होगी जर्मनी के साथ मिलकर के? तो कौन थे? प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस या बाघा जतिन? तो कौन थे? बाघा जतिन। इनको जतेंद्र नाथ मुखर्जी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? बाघा जतिन को बोला जाता है जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। युगांतर क्रांतिकारी समूह के नेता थे, ठीक है। और इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मन सहयोग से जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई थी। और इस योजना का मतलब सिंपल था कि समुद्री मार्ग से जो है भारत में जर्मन हथियारों की आयात की जाए और इसके बाद जो है मतलब उस पर हमला किया जाए। और इस योजना को जो है जर्मन षड्यंत्र बोला जाता है। इस योजना को जो है जर्मन षड्यंत्र, जर्मन षड्यंत्र या जिमरमैन योजना बोला जाता है। जिमरमैन या जिमेरान योजना भी बोला जाता है, या जिमरमैन भी बोल सकते हो आप, या जिमरमैन योजना भी बोला जाता है, ठीक है। इसको कहा गया था, ठीक है। और जतिन को जो है 1915 में बालासोर उड़ीसा के पास अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये जतिन नाथ मुखर्जी जो है 1915 में बालासोर उड़ीसा के पास, बालासोर उड़ीसा के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। इसलिए इनको जो है बाघा जतन भी कहा जाता है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो कब विभाजन हुआ था वो आपको बताना, 1901, 1905, 1903 या 1907? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कहाँ पर? सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, ठीक है। और इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट गई थी यहाँ पर। कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट गई थी। एक गुट था उदारवादी दल, उदारवादी दल, उदारवादी दल जिसको नरम दल बोलते हैं, नरम दल बोलते हैं। और इसके अलावा आता है उग्रवादी दल, उग्रवादी दल जिसको बोलते हैं गरम दल, गरम दल, ठीक है। उदारवादी नेता में जैसे आ जाएंगे एस एन बनर्जी, के मित्र, गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब इनका उदारवादी दलों का जो उदारवादी नेता थे ना, उनका मानना था कि याचिकाएं हों, समाचार पत्र हों, पुस्तिकाएं हों, इन सब के माध्यम से विचार व्यक्त किया जाए, ठीक है। लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे ये लोग, ठीक है। वहीं पर उग्रवादी नेताजी जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष,
इनका मतलब था सीधा प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की जाए, हमें स्वराज चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना में हुई थी, तो कब हुई थी वो स्थापना समय बताओ आप। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है तो किसने की हुई थी वो भी बता दो जरा, ठीक है। तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1905 में हुई थी। अब 1905 में जब स्थापना हुई थी तो किसने किसने की हुई थी वो देखो आप। तो सबसे पहले तो ये पेरिस में हुई थी, पेरिस नाम ही उसका, पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। और किस किसने की हुई थी, तो संस्थापक देखे जाए तो संस्थापक में कौन कौन से आ जाएंगे वो देखो। तो सबसे पहले आ जाएगा मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। और इसके बाद आ जाएगा दुर्जोर जी, दुर्जोर जी गोदरेज, ठीक है। और इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद आएगा एस आर राणा, एस आर राणा, एस आर राणा। इन्होंने जो है पेरिस में इसकी स्थापना की हुई थी। बाद में इसकी एक शाखा जो है इंडियन हाउस लंदन की एक शाखा के रूप में स्थापित हो गई थी, ठीक है। इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो हुई थी 1905 में, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की हुई थी। तो 1905 में, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी, लंदन में की थी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। और उन्होंने जो है इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका की भी प्रारंभ की हुई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, कह सकते हो, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका की स्थापना की हुई थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी प्रारंभ की थी, ठीक है। तो एक चीज हो जाएगी। और मैडम भीकाजी कामा जो है 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में जो है विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराने वाली पहली महिला थी, ठीक है। और कौन? मैडम भीकाजी कामा। 1907 में इन्होंने जर्मन के जो है स्टटगार्ट में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन का दावा 1905 में कांग्रेस के मंच पर किसके द्वारा रखा गया था? 1905 में कह सकते हो स्वराज या स्वशासन का जो कह सकते हो दावा किसने रखा हुआ था? तो जो यह स्वराज या स्वशासन का दावा था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था, ठीक है। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था, कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। और इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जो 1906 में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन इसके पहले ही जो कह सकते हैं 1905 में कांग्रेस मंच के द्वारा रखा गया था, बट पहले से ही बातचीत होने लगी थी। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इस कलकत्ता अधिवेशन में 4 लक्ष्य रखे गए थे। सबसे पहला लक्ष्य कौन था? तो अगर लक्ष्य के तौर पे देखा जाए तो कौन कौन से लक्ष्य थे? तो पहला लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से स्वराज को लक्ष्य के रूप में अपनाना होगा, स्वराज को लक्ष्य के रूप में अपनाना होगा, अपनाना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या था? इसके बाद था कि बहिष्कार प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव, ठीक है। और कौन था? स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। एक तो स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए, स्वदेशी शिक्षा थी। और इसके अलावा जो था राष्ट्रीय, स्वदेशी आंदोलन था, सॉरी, स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी के रूप में, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखे गए थे, ठीक है। अब पहला प्रस्ताव जो था स्वराज को लक्ष्य के रूप में अपनाना होगा, यह जो पहला प्रस्ताव है जी सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पेश किया हुआ था
और दादा भाई नौरोजी जो था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया, जिसको जो कि धन बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, या ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को प्रस्तुत किया हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बुक का जरूर नाम याद रखना है, एक तो पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है जो वो बी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का आधार कर्नाटक और महाराष्ट्र में था, लेकिन निम्नलिखित में से किसे छोड़कर, तो किसको छोड़कर के था। बाल गंगाधर तिलक का जो है होम रूल लीग आंदोलन का आधार जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र में था, बट महाराष्ट्र का एक क्षेत्र था जिसको छोड़कर कह सकते हो आप लोग। तो देखो, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनकी होम रूल लीग की स्थापना जो है उन्होंने अप्रैल 1916 में की हुई थी। वहीं पर जो कह सकते हो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग की स्थापना है वो सितंबर में हुई थी। तो दोनों का समय काल भी अलग अलग था, सितंबर और अप्रैल। सो बाल गंगाधर तिलक की जो था ना उसका मुख्यालय जो है वो पुणे में था। कहाँ पर था इनका मुख्यालय जो है, बाल गंगाधर तिलक की होम लीग का मुख्यालय जो है वो पुणे में था। ठीक है, और इसका कार्य क्षेत्र है जो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। ठीक है, तो इसका जो कह सकते हो आप कौन कौन सा था, एक तो हो जाएगा महाराष्ट्र तो है ही, बट किसको छोड़कर, बॉम्बे को छोड़कर, कार्य क्षेत्र बॉम्बे को छोड़कर। ठीक है, और इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रांत, और कौन था, बरार, ये सारे थे। अब इसमें किसको छोड़कर, बॉम्बे को छोड़कर। तो बी डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 में जो है तिलक की जब मृत्यु हो जाती है तो होम रूल का नाम बदलकर होम रूल लीग का नाम बदलकर महात्मा गांधी ने जो है नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। क्या कर दिया था, स्वराज सभा, स्वराज। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे। आधुनिक इतिहास के जो है चरमपंथी चरण से संबंधित, चरमपंथी चरण का मतलब ये उग्रवादी चरण का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखोगे आप एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ये है उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण से संबंधित थे। पीएम मेहता हो गए या एओ ह्यूम हो गए, गोपाल ह्यूम कैसे हो सकते, गोपाल गोखले भी नहीं था, पीएम मेहता भी नहीं थे। पीएम मेहता जो है उदारवादी दल के नेता थे, गोपाल भी थे। और एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे, तो इनका तो कोई भी लेना देना नहीं है इससे। कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, वो भी 1885 में थे, इनका तो इससे कोई लेना नहीं था। लेकिन इसमें जो थे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कह सकते हो उग्रवादी चरण से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और जो तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या शुरू हुआ था, तो किसकी वजह से शुरू हुआ था वो भी देखो। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, किसके दौरान शुरू हुआ था, तो जब बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन चल रहा था उसी दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। ठीक है, और इसकी औपचारिक घोषणा जो है, मतलब स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है 7 अगस्त 1905 को हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई, कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। ठीक है, और कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, जो बनारस अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, स्वदेशी आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता जो है लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल रहे। इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, 1911 में किसका विभाजन, मतलब किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो म्यांमार बर्मा का था, पंजाब का था, संयुक्त प्रांत का था। अरे विभाजन किसका हुआ था,
ये तो आपको अच्छे से पता है कि विभाजन किसका हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था ना। तो बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया था, किसको, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब दो चीजें हैं, बंगाल विभाजन जो है घोषित किसके द्वारा किया गया था, किस किस समय पर हुआ था, और रद्द किसके समय पर हुआ था, वो दोनों चीजों में अंतर है और वो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, और इस समय कौन कौन वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, जब घोषित हुआ था। तो जब रद्द हुआ था तो यहाँ पर आप कह दोगे ये घोषित हुआ था, ठीक है, घोषित हुआ था यहाँ पर। और रद्द कब हुआ था, तो जो है रद्द 1911 में हुआ था। इसके किसके समय पर हुआ था, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा समय पर हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय पर हुआ था। ठीक है, 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो किंग जॉर्ज पंचम के जो राज्याभिषेक के समय पर कह सकते हो औपचारिक घोषणा की गई थी। और 1912 में जो है दिल्ली आधिकारिक रूप से राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय पर। और कह सकते हो औपचारिक रूप से जो है 1911 में जो है जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तीसरे दिल्ली दरबार का, तो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा इसको औपचारिक घोषणा कर दी गई थी। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दो शाखाओं में विभाजित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा संगठन जो है वो दो शाखाओं में विभाजित लोक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन, होम रूल लीग, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो देखो, जो होम रूल लीग आंदोलन है 1916 में, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संविधान की मांग का प्रारंभ हुआ था। और इसकी दो अलग अलग शाखाएं थी। एक तो बाल गंगाधर तिलक थी जो अप्रैल 1916 में स्थापित थी, बेलगाम में मुख्यालय जो था पुणे था, इसका कार्य क्षेत्र था वो था बॉम्बे को, मतलब महाराष्ट्र गुजरात था, और बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। और एनी बेसेंट की जो लीग की स्थापना हुई तो 19 सितंबर 1916 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास में था। ठीक है, और इसकी जो मद्रास और बॉम्बे जो है, इसके अलावा 200 से अधिक शाखाएं थी। ठीक है, 1917 में जो है एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कौन, होम रूल लीग था, कौन स्थापित किया गया था, तो लोकपाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर होम रूल लीग की दो शाखाएं थी, तो दोनों शाखाओं को हम एक एक करके जान लेते हैं। एक शाखा यहाँ लिख देते हैं और एक शाखा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक शाखा थी बाल गंगाधर तिलक की, इसकी बाल गंगाधर तिलक की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो अप्रैल 1916 में हुई थी। कब हुई थी, अप्रैल 1916 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ था, बेलगाम में था या पुणे में, क्या था, पुणे में था। ठीक है, इसके अलावा इसका क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पर आप पोस्टक में लिखना बॉम्बे को छोड़कर। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और क्या था, बरार। तो एक कुल क्षेत्र थे। ठीक है, इसके अलावा कौन आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का जो कह सकते हो कब स्थापना हुई थी, तो सितंबर 1916 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है मद्रास में है। कहाँ पर, मद्रास में इसका मुख्यालय था, और इसकी 200 से अधिक शाखाएं रही हैं। और उसका क्षेत्र जो है वो मद्रास और बॉम्बे, जो बॉम्बे उधर छोड़ दिया था ना वो उनका था। ठीक है, तो इसका शाखाएं जो है मद्रास, और कह सकते हो 200 से अधिक शाखाएं थी, 200 से अधिक शाखाएं थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, 1910 में सिएटल यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना के द्वारा की गई थी। 1910 में जो है सिएटल यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मतलब वो बताना है आपको। श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर और गणेश, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर कह सकते हो, तारकनाथ दास और जीडी कुमार हो गया, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना यूएसए में, कहाँ पर, यूएसए में सिएटल में 1910 में की गई थी। तो जो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना है वो तारकनाथ दास और जीडी कुमार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा की गई थी। कब, 1910 में की गई थी। कहाँ पर, सिएटल अमेरिका में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने जो तारकनाथ दास है ना, तो तारकनाथ दास है 1908 में, 1908 में वैंकूवर में,
वैंकूवर में, जो वैंकूवर कहाँ पर है, कनाडा में, कनाडा में जो है फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। फ्री हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। ठीक है, और जीडी कुमार ने जो है वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना भी की हुई थी। तो जीडी कुमार है, इन्होंने जो है कनाडा में, कह सकते हो वैंकूवर कनाडा में जो हुई, इन्होंने स्वदेश सेवक होम की स्थापना की थी। स्वदेश, स्वदेश सेवक, स्वदेश सेवक होम की स्थापना की हुई थी। ठीक है, और इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की हुई थी स्वदेश सेवक होम, मतलब जो जीडी कुमार हैं, तो जीडी कुमार ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया हुआ था, कि पत्रिका का नाम था स्वदेश सेवक, स्वदेश सेवक नामक एक पत्रिका भी इनकी रही। ठीक है, और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है ये ना, इन्होंने 1905 में 1905 में लंदन में, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की हुई थी। इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध समाज सुधारक का नाम क्या है? जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम, एनी नाइट, एनी बेसेंट, कैथरीन होसलर, मारिया। तो 1916 में जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक, ब्रिटिश समाज सुधारक बनाना है आपको। तो अभी अभी मैंने बताया हुआ था, सितंबर 1916 में इसने स्थापना की हुई थी। किसने की हुई थी? एनी बेसेंट ने की हुई थी। किसने की हुई थी? एनी बेसेंट ने की हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की हुई थी। कहां पर? इसका मुख्यालय मद्रास में था, और इसका जो क्षेत्र था वो बॉम्बे शहर था, मद्रास था, और इसके अलावा 200 से अधिक शाखाएं भी रही हैं। अब एनी बेसेंट की दो प्रमुख पत्रिकाएं थी, दो प्रमुख पत्रिकाएं थी। तो एक थी न्यू इंडिया, दूसरी थी कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया, ठीक है, और दूसरी थी कॉमनवेल्थ। तो ये है। और 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी रही थी। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे? तो पहले प्रिंसिपल थे बंगाल नेशनल कॉलेज के। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी, और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष ने कई सारी रचनाएं थी। अब इनकी रचनाएं सारी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं थी, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हुई थी, सब बता देता हूँ आपको रचनाएं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जाती है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। इसके अलावा कौन सी हो गई? तो इनकी बुक थी सावित्री, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, सिंबल। इसके अलावा कौन सी थी? इनकी बुक का नाम था द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ऑफ योगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। शस्त्र अधिनियम जिसने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी में पारित किया गया था। मतलब यह जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? शस्त्र अधिनियम मतलब होता है आर्म्स एक्ट। तो जो आर्म्स एक्ट है वो कब पारित हुआ था और किसके समय काल में पारित हुआ था वो भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले जो शस्त्र अधिनियम है वो 1878 में पारित हुआ था, और यह जो पारित हुआ था वो वायसराय लॉर्ड लिटन के टाइम पर पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन मतलब जो कह सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वायसराय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1876 से लेकर 1880। अब इस अधिनियम के अंतर्गत था क्या? शस्त्र अधिनियम जो है वो पारित क्यों किया गया था? तो इस अधिनियम में एक खास चीज थी, वो थी जो भारतीय थे उनको जो है राइफल और पिस्तौल जो हथियार होते थे उनको रखने से रोक दिया गया था। ठीक है, और इसका मतलब ये था कि जो 1857 में सशस्त्र विद्रोह हुआ था, तो किसी प्रकार कोई भी सशस्त्र विद्रोह ना हो उसको रोकना था, इस अधिनियम का उद्देश्य रहा है।
और जो अंग्रेज थे, यूरोपीय लोग थे, इस कानून से जो है उनको पूर्णतः छूट दे दी गई थी। और लॉर्ड रिटन के टाइम पर, इन्हीं के टाइम पर एक 1878 में ही सस्ता अधिनियम को जब पारित हुआ था, तो इसी समय पे 1878 में ही एक एक्ट और पारित हुआ था, प्रेस मतलब जो भारतीय समाचार पत्र है ना, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है एक एक्ट पारित किया गया था, जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। और इन दोनों अधिनियमों को जो है भारतीय राष्ट्रवादियों ने जोरदार विरोध किया हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किसमें दिया गया था? तो जो पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध है वो किसमें दिया गया था? तो जो पहली बार मुस्लिमों को जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है 1909 को, तो इसमें इसको दिया गया था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी, ठीक है। अब जो लॉर्ड मिंटो है ना, तो लॉर्ड मिंटो इस समय पर वायस राय थे, जो मिंटो है ना वो वायस राय थे, और मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो जो है वो लॉर्ड मिंटो कब से कब तक वायसराय थे? तो 1905 से लेकर 1910 तक ही वायसराय थे। और जो मार्ले हैं ये राज्य सचिव रहे हैं। कौन थे? राज्य सचिव थे, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब लॉर्ड मिंटो हैं जो, ये मिंटो हैं जो, इनको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत जो है पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था। और कौन सदस्य वो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो शामिल हुए थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले भारतीय सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाएगा ए नंबर सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है कि वर्ष 1916 में भारत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1916 जो है वो भारत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस लीग समझौता, होम रूल लीग का बनना, तो कौन सा ऐसा था? तो अगर देखा जाए वर्ष 1916 है तो वो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, और उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहा है, कह सकते हो। तो तीनों जो कारण है वो उन सबके लिए महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में ही हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको कांग्रेस और लीग पैक्ट भी कहते हैं। और इसमें ये स्वीकार्यता हुई थी कांग्रेस के द्वारा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किया गया था। और हालांकि यही जो है मतलब इतिहास में जो लेखक हैं और इतिहासकार हैं या जो भी हैं विद्वान हैं, वो इसको कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती मानते हैं कि मुस्लिमों के इस चीज को स्वीकार कर लेना कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए कह सकते हो एक रास्ता तैयार करता है धीरे धीरे करके, है ना। दैट्स द पॉइंट कि उनकी दूरदर्शिता कह सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई थी, एक चीज होता, ठीक है। और इसी समय पर जो है कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, ठीक है, इसमें अधिवेशन में ही, ठीक है। और होम रूल लीग का बनना जो है 1916 में होम रूल लीग का गठन होता है। और दो होम रूल लीग का गठन होता है, एक होता है कि भाई बाल गंगाधर तिलक की, जिनका अप्रैल 1916 में होता है, और एक होता है एनी बेसेंट की, जो सितंबर 1916 में। तो दोनों अलग अलग थी। और यहीं पर जो है उदारवादी उग्रवादियों का मिलन होता है, यानी कि पुनर्मिलन हो रहा होता है, ठीक है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। गदर आंदोलन पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर आंदोलन के बारे में मैंने थोड़ी सा आपको बताया भी था। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है इसको था युगांतर आश्रम। कौन था? युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम, ठीक है। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? यूएसए, अमेरिका में रहता है, ठीक है। और गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में होता है। गदर पार्टी का गठन जो है, गठन गदर पार्टी का 1913 में होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, सॉरी, इसके जो संस्थापक हैं, तो संस्थापक के नाम, मुख्यालय तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ना कहाँ पे है, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और संस्थापक कौन कौन से थे? संस्थापकों में थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल,
ठीक है। और लाला हरदयाल के अलावा कौन थे? सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। और कौन थे सोहन सिंह भाकना के अलावा? तो इसके अलावा थे अन्य जो भारतीय प्रवासी थे, वो थे अन्य भारतीय प्रवासी। तो काफी सारे लोग थे, मतलब कुल मिला के कह सकते हो। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से जो ब्रिटिश शासन है उसको उखाड़ फेंक दिया जाए। और इन्होंने जो है एक गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया हुआ था। गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कामागाटा मारू 1914 की घटना थी जो गदर पार्टी से ही संबंधित थी। और कनाडा ने जो है भारतीय प्रवासियों को देश प्रवेश करने से रोका था। और ब्रिटिश सरकार ने जो गदर पार्टी को दबाने के लिए 1915 में जो है भारतीय रक्षा अधिनियम भी लागू किया हुआ था। ठीक है, तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए और कौन गदर पार्टी का जो है सक्रिय रूप से जुड़े थे या जुड़ा था। तो वो आपको बताना है कौन कौन जुड़े हुए थे, सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, बट सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो सक्रिय रूप से जो जुड़े होते हुए थे, देखो वरेंद्र कुमार घोष इसमें नहीं जुड़े हुए थे। वरेंद्र कुमार घोष के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, श्री अरविंदो के भाई थे। और अनुसूलन समिति थी ना जो, उसके संस्थापकों में से एक थे, तो गदर पार्टी में से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, वहीं पर जो जोगेंद्र नाथ चटर्जी हैं AHRS से जुड़े हुए थे, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, तो गदर पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस जो है वो गदर पार्टी के प्रमुख आयोजकों में से एक थे और युगांतर जो क्रांतिकारी समूह थे उसके सक्रिय सदस्यों में से एक थे। इसके अलावा जो 1912 में जो दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंक की घटना हुई थी उसमें भी इन्होंने भूमिका निभाई हुई थी। अब रास बिहारी बोस के बारे में एक चीज और है कि 1942 में इन्होंने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की हुई थी। कहां पर? टोक्यो में, टोक्यो में इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस लीग की स्थापना की हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा 38 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी तब निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तब निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? मैंने बताया हुआ था जब घोषणा की गई थी तब कौन था, और जब मैंने बोला था कि जब रद्द किया गया था बंगाल विभाजन तब कौन था, दोनों ही आपको बताए हुए थे। ठीक है, तो जब घोषणा की गई थी तब इस समय पर जो थे वो लॉर्ड कर्जन कह सकते हो वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, अब इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का वो था 1899 से लेकर 1905 तक। 1899 की एक घटना मुझे आप बता दो कमेंट सेक्शन में, 1899 में क्या हुआ था। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन की प्रमुख नीतियों में से अगर देखा जाए तो उनके समय पर काफी सारी नीतियां फेमस थी। एक तो थी कलकत्ता निगम अधिनियम पारित हो जाना 1899 में ही, 1899 में ही कलकत्ता निगम अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम पारित होना। ठीक है, दूसरा क्या था कि 1904 में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित होना, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित होना, अधिनियम पारित होना। इसके अलावा क्या था? तो इसके अलावा जो है कह सकते हो प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। और 1904 में ही, 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होना, विद्यालय अधिनियम पारित होना। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज थी? तो 1905 में जो हो गया बंगाल का विभाजन। ये सब घटनाएं जो है वो इनके कार्यकाल में हुई थी। इसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। तो इसका सही आंसर जो 39 का सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखो तो टोटल जो है हमने 39 क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक के। ठीक है, अब अगर आपने अभी तक जो है वो रैंक ऑफ QIQ के बारे में नहीं सोचा है तो प्लीज सोचिए इसके बारे में कि आपको प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसकी बढ़ानी चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप एक बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको सिंपल है PYQ50 के नाम से आपको इसको ज्वाइन करना है। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको PYQ50 को ऊपर कोड करना है और 149
आपको इसका प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और शुरू करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपकी अगली क्लास में अनाउंसमेंट करूंगा और लगातार ये चीज़ अनाउंसमेंट करता रहूंगा। तो प्लीज़ आप उसके लिए भी सजेशन मुझे जरूर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जो प्राइम जी स्पेक्ट्रोस्फीडिया है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसे आपको जरूर डाउनलोड करना है प्राइम अकेडमी ऐप को। कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पिछली प्ले लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको पिछली प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए। कहाँ पर मिलेगी? सिंपल है, आपको यहीं पर शो हो रही होंगी। एंशिएंट हिस्ट्री की और मिडल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई है, तो आप इनकी भी प्ले लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अभी रनिंग में चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।